दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। शुरू क्या, खत्म होने आया है। लेकिन इस महीने एफआई ने भारतीय बाजारों में कहाँ कहाँ खरीदारी की है और कहाँ कहाँ कर रहे हैं बिकवाली। ताज़ा है एकदम डेटा, बीच महीना खत्म होने के पहले आ गए। पूजा जी लेकर आइए ये ताज़ा ताज़ा डेटा, बताइए मुझे। जी, बिल्कुल ताज़ा ही है और अभी 2 दिन पहले ही एनएसडी की साइट पर ही अपलोड हुआ है, तो वो बताइए। उसमें दिखाया गया है कि कौन-कौन से सेक्टर्स में कहाँ पर बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है। 2 हफ्ते का है, 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच का ये डेटा है। हालाँकि अगर 2024 में देखेंगे तो एफआईआईज़ जो है वो नेट सेलर ही रहे हैं। 6,770 करोड़ के नेट सेलिंग उन्होंने की है और पिछले कुछ दिनों में भी हम देख रहे हैं कि एफआईआईज़ की तरफ से बिकवाली काफ़ी हुई है। लेकिन ऐसे में भी कुछ सेक्टर्स में खरीदारी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। इसमें टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि बैंक्स, एनबीएफसीज, ये पूरा जो सर्विसेज है वो सेक्टर है वो शामिल है। इसमें 7,424 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईआईज़ की। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का, 6,754 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है। तीसरा नंबर आता है फिर रियल एस्टेट सेक्टर का, जहाँ पर कि लगभग 4,600 करोड़ की बाइंग यहाँ पर एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली। तो ये टॉप 3 सेक्टर्स थे, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, रियल्टी, यहाँ पर बाइंग हुई अच्छी खासी। उसके बाद कंज्यूमर सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन स्पेस में भी हमने खरीदारी देखी है। अब नेट सेलिंग कहाँ हुई है, तो 3 बड़े मेजर सेक्टर हैं जहां पर की नेट सेलिंग हुई है। इसमें ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है पिछले 2 हफ्ते में। करीब 5,337 करोड़ के शेयर्स यहां पर बेचे गए हैं एफआईआईज़ की तरफ से नेट। और अगर ऑटो में देखेंगे तो 1823 करोड़ और एफएमसीजी में भी 1655 करोड़ की बिकवाली यहां पर देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस 5,300 सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस पूरे है। सेक्टर को क्यों बदनाम कर रही हैं आप? वो खाली रिलायंस ही बिका है, देखो। हाँ। जो हिसाब से रिलायंस रिलायंस का भाव लाइए जरा एक बार, क्या क्या हो गया है। 2700 के तो नीचे ही था। 1200 आप सोचो, सॉरी, 1300, 1200 के आसपास ही है। कहाँ मतलब, आप सोचिए 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 1500 से 1200 आ गया। तो मतलब ज़्यादा तो आपकी 15% तो रिलायंस ही टॉप से गिरा हुआ है। और ये 5,000 करोड़ में मैक्सिमम रिलायंस ही बेचा हुआ है। जी जी जी। और बताइए तो। बाकी oil and ऑटो gas। है और ऑयल एंड गैस। हालांकि अगर सेक्टर परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो वो दिखा है, एफआईआईज़ की बाइंग दिखी है सेक्टर परफॉर्मेंस में भी, क्योंकि आईटी सबसे ज़्यादा चला इस बीच। करीब 7% की तेज़ी यहाँ पर आई है। रियल एस्टेट स्टॉक्स चले हैं इस बीच, 6% की तेज़ी वहाँ पर भी आई और मेटल्स भी चले हैं, 4.5% की तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिली। ये 1 से 15 दिसंबर तक का लेकिन मोमेंटम आईटी आपके इनकी सामने टॉप बाय में नहीं है। आईटी इनके बाइंग में है, टॉप बाइंग में है, फाइनेंशियल 6,754 सर्विसेज, रियल एस्टेट और आईटी। हाँ, तो ये देखो रियल एस्टेट और आईटी दोनों टॉप बाय में, दोनों चले हैं। हाँ हाँ हाँ। फाइनेंशियल सर्विसेज भी चला ही है, बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, एनबीएफसी। बैंक्स, एनबीएफसीज, इसमें भी बाइंग नजर आ रही है। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहने हैं कि जहाँ जहाँ एफआई पैसा लगा रहे हैं वही खरीदना चाहिए, है ना। हम सिर्फ फैक्ट रख रहे हैं आपके सामने। जहाँ बेच रहे हैं वहाँ हालत खराब है, वहाँ हालत खराब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो चलिए एफआईज के ट्रेड्स फॉलो किए जा रहे हैं इस पूरे में। क्योंकि एफएमसीजी भी अगर आप देखेंगे, एफएमसीजी में बिकवाली हुई है और एफएमसीजी चला भी नहीं है इस बीच। 2% टूटा है सेक्टर ये 2 दिन में ही, जरा 2 हफ्ते, सॉरी। एफआईज के इस रुझान पे एक बार बग्गा साहब से भी राय ली जाए। बग्गा साहब तो बड़ी गहरी पल्स और पकड़ रखते भी हैं इन सारे डेटा में। एक तो बग्गा साहब 2 तरीके से, एक तो मैक्रो लेवल पर क्यों बेचे जा रहे हैं अभी भी, ऐसी क्या तकलीफ, क्या इनके पेट में दर्द क्यों है, और दूसरा ये कि क्या ये सोचना ठीक है कि जहाँ एफआईज की बाइंग होती है वहाँ वो स्टॉक सेक्टर्स चल जाते हैं, जहाँ बिकवाली होती है वो थोड़े दब जाते हैं, ऐसा सोचना मानना ठीक है सर? अब थोड़ा बहुत ठीक किया अनिल जी, क्योंकि आप अगर पूरा डायमेंशन करें, डीआईएस कितना खरीदते हैं, 5 लाख करोड़ तक खरीदते हैं पूरे साल में। पिछले साल 5,40,000 करोड़ खरीदे थे, इस साल अभी तक 5,09,000 करोड़ खरीद चुके हैं। तो ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन, ईपीएफओ, ये सब मिला के इतना होता है। उसके सामने प्रॉब्लम क्या आई है कि पिछले साल भी 2,40,000 करोड़ बेच के गए थे एफआईज, और इस साल भी 2,36,000 करोड़ बेच गए हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि ऑन द मार्जिन ये जो 2 लाख करोड़ का आंकड़ा आ रहा है, ये उस टाइम पे मार्केट को डिप्रेस कर देता है उन स्टॉक्स में, स्पेशली जहां एफआईज बेचते हैं। ओवरऑल अगर देखें, जो 16-17% हमारा ओनरशिप है एफआईज के द्वारा, आप ले लीजिए 800-900 बिलियन का हो गया, उसमें से अगर 2-3% साल में निकल भी रहा है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मार्केट मूविंग नहीं होना चाहिए, बट हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट जरूर हाई है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है हमारा कि प्रमोटर्स जो
शेयर होल्डिंग है वो काफी बड़ी है, सरकारी शेयर होल्डिंग काफी बड़ी है और निजी प्रमोटर्स दोनों की। तो वो माल आता नहीं है, जो आपका ओवरऑल मार्केट का डेप्थ है वो इतना नहीं रहता है, इम्पैक्ट कॉस्ट काफी आ जाता है, कोई भी ऐसे बिकवाली करने आता है। और डीआईआईस खरीदते रहते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और साथ में एग्जिट भी दे रहे हैं। एफआईस को एग्जिट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हो जाते हैं। 2008 में बेचना मुश्किल होता इस माहौल का, इतने अमाउंट का 2 लाख करोड़ का मार्केट भी बहुत बढ़ गया है, ये भी कहना पड़ेगा। 20-21 हजार का मार्केट अब 80 हजार का हो गया है सेंसेक्स, तो मार्केट भी 4 गुना जरूर बढ़ गया है। बट फिर भी ये 2 लाख करोड़ का आंकड़ा अनिल जी काफी अहम रहता है और इसी का इम्पैक्ट हम देखते हैं मार्केट्स पे। अगर ये टर्न होता है और ये टर्न होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ 4.2 4.3 जब 10 साल का पेपर आना शुरू करेगा, फिर उससे नीचे गिरेगा, जब बॉन्ड यील्ड्स इतने हाई नहीं रहते अमेरिका में, आपको मनी मार्केट फंड में रिस्क फ्री 4.5-5% डॉलर टर्म में नहीं मिल रहे, और साथ में अगर तो वो ये जापानी पैसा क्या कर रहा है, जाके अमेरिका में डाल रहा है सारा पैसा, सऊदी पैसा अमेरिका में डाल रहा है, क्योंकि डॉलर टर्म्स में 5% मिल रहे हैं, आपकी करेंसी में आपको 7-8%, 9% का रिटर्न मिल रहा है, वर्चुअली रिस्क फ्री। तो आप क्यों जाके किसी इक्विटी मार्केट में डालेंगे, और वो भी भारत मार्केट जहां वैल्यूएशंस हाई है, ग्रोथ है, बट इकोनॉमी में थोड़ा सा हम देख रहे हैं ग्रोथ स्लो डाउन और कॉर्पोरेट अर्निंग्स इतने तेज नहीं है। तो प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है हमारे मार्केट के लिए कि या तो डॉलर की जो रिटर्न्स हैं वो कम हो, वो आता है जब फेड रेट काटता है, या तो फिर हमारे रिटर्न्स बहुत उम्दा दिखें कि 20% हमारी अर्निंग्स ग्रोथ है, तो वो वाले सेक्टर्स और वो वाले स्टॉक पिक किए जा रहे हैं जहां रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है और अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। एफआईज वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं कि वहां पे हमें इनफ रिटर्न मिल रहा है पैसा बनाने के लिए। तो ये बहुत मैं टॉप डाउन व्यू दे रहा हूँ। हर तरह के एफआईस हैं, सॉवरेन एफआईस हैं जो हमेशा बने रहते हैं, पेंशन फंड्स हैं जो लंबी अवधि के लिए आते हैं, हेज फंड्स हैं जो लॉन्ग शॉर्ट करते हैं। अभी शॉर्ट्स भी इतने बड़े हुए हैं। अब शॉर्ट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अनिल जी, 3 लाख 3.5 लाख पे आप कह सकते हैं कि बेयरिश सेंटिमेंट एफआईस का टॉप हो गया, ये 1,40,000 पे बैठे, तो अभी है थोड़ी और देर। प्रॉब्लम यही है कि इंडेक्स लेवल पे अभी भी और थोड़ा नुकसान होना है जब ये एफआईस का पलट होगा। उसके लिए चाहिए उनको जल्दी करने के लिए काउंटर साइक्लिकल मेजर चाहिए होता है, या मॉनेटरी पॉलिसी करे या फिस्कल करे, दोनों नहीं है। हम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, अभी प्रॉब्लम यही हो गई है। वो भी बड़े हुए जीएसटी वाला सब। सर आप तो नहीं खाते ना वो कैरामेल वाले मीठे वाले, आप तो सोल्टेड नहीं खाते होंगे। मैं एनालिसिस कर रहा था अनिल जी, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका बहुत बड़ा काम है, देश का सबसे उम्दा काम है, अगर वो पॉपकॉर्न पे 5-6 मिनट बोलते हैं, देश का कितना नुकसान हो रहा है। 1700 करोड़ का पॉपकॉर्न बिकता है भारत में, मैक्सिमम आप 300 करोड़ कमा सकते हैं। 22 लाख करोड़ आपका जीएसटी है, 0.13% की आप बात कर रहे हैं और आप पॉपकॉर्न को लेके आ रहे हैं जीएसटी काउंसिल में। मतलब चल क्या रहा है देश में? कोई बात नहीं कर रहा है भाई, नौकरियां बढ़ाओ, रेट कट करना चाहिए था आरबीआई को 2 महीने पहले, ऑलरेडी हम लेट हो गए। फिस्कल स्पेंडिंग आप नहीं कर रहे, 40-40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस करो आके, 11 लाख करोड़ जो खर्चा करना था वो खर्चा करो, टैक्स काटो लोगों का, जीएसटी में राहत दो, वो कोई नहीं बात कर रहा, हम पॉपकॉर्न की बात कर रहे हैं। तो इसमें फिर विदेशी निवेशक को हम कैसे कर सकते हैं कंप्लेन अनिल जी? ठीक बात है बिल्कुल, और जो कंजम्पशन इतना स्लो हो रहा है, टैक्स कट करके कम करके इसको बढ़ाने की ज़रूरत है इस वक्त, नहीं कि बढ़ाने की टैक्सेस को, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बग्गा साहब, आई एम श्योर कि आपकी आवाज़ पहुंचेगी। आइए तब तक